सिविल्स गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग बीपीएससी महामैराथन सीरीज के अंदर साइंस की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। कल से ये क्लासेस भी सुबह में लाइव होगी। आज हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स से शुरू करते हैं और बीपीएससी के दृष्टिकोण से फिजिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मापक व इकाइयाँ। इसमें हम लोग मापक व इकाइयाँ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न मात्रक पद्धतियों की बात करेंगे, इसके अतिरिक्त मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, इसके अतिरिक्त हम लोग सदिश और अदिश राशियों की बात करेंगे, सदिश राशि व अदिश राशि की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न मात्रक और इकाइयों की बात करेंगे, तथा अंत में हम लोग बात करेंगे विविध प्रकार के उपकरणों की बात करेंगे। आज की सीरीज में हम लोग इतना पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो कहता है क्या, किसी भी भौतिकीय राशि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे मात्रक कहलाते हैं। किसी भी भौतिकी राशि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मात्रक कहलाते हैं। मात्रक वे चिन्ह होते हैं जिनकी मदद से भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है। वे चिन्ह जिनकी मदद से भौतिकी राशियों को व्यक्त किया जाता है मात्रक कहलाते हैं। भौतिकी राशियों को व्यक्त किया जाता है मात्रक कहलाते हैं। अब ये मात्रक दो तरह के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक सुपरिभाषित मात्रक होते हैं। मूल मात्रक सुपरिभाषित मात्रक होते हैं जिनकी व्याख्या के लिए, जिनकी विश्लेषण के लिए अन्य किसी इकाई की आवश्यकता, अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। मूल मात्रक पर निर्भर करने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अगर मूल मात्रक की बात करते हैं तो फिर मूल मात्रक में कई मात्रक पद्धतियां आती हैं। मात्रक पद्धति क्या है? तो मूल मात्रकों का समूह होता है। जैसे मात्रक पद्धति में आता है पहला सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। कहने का मतलब मूल इकाई, दूरी, द्रव्यमान और समय को लेकर जो मात्रक पद्धतियां बनाई गई हैं उसे हम लोग मात्रक पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। दूसरा है एफपीएस। एफपीएस पद्धति यह ब्रिटिश पद्धति है। एफपीएस पद्धति ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी में किया जाता है। अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग में किया जाता है, इंजीनियरिंग में अधिक किया जाता है। इस मात्रक में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक फुट या फीट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड है। और इसके बाद आता है, पहले था चला एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, इस मात्रक में लंबाई का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। इसी मात्रक पद्धति को विस्तारित किया गया और इसी मात्रक पद्धति को विस्तारित कर एसआई मात्रक पद्धति आया। एसआई मात्रक पद्धति आया, एसआई मात्रक पद्धति आया, एसआई मात्रक पद्धति बना। इसी को विस्तारित कर एसआई मात्रक पद्धति बना। इस मात्रक पद्धति में कुल 7 इकाइयों के मात्रक थे, कुल 7 थे। इसके अतिरिक्त हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, प्रकाश तीव्रता इसका मात्रक कैंडेला, कैंडेला, तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन, केल्विन एवं वस्तुओं की मात्रा इसका मात्रक हो गया मोल। इसके अतिरिक्त 2 और मात्रक प्रयोग में लाए गए, 2 और मात्रक आए। वो हो गया कोण का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन एवं ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन, ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन सहित कुल 9 मूल मात्रकों की चर्चा की जाती है। कुल 9 मूल मात्रकों की चर्चा की जाती है। आगे हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है और चौड़ाई भी लंबाई ही है। यानी क्षेत्रफल का मात्रक चूंकि लंबाई के मात्रक पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? स्क्वायर मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई के मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक कोई सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। इसके अतिरिक्त आयतन व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में ही आता है। चाल, बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें आता है क्या कि मात्रकहीन राशियां। मात्रकहीन राशियां क्या है? तो वे राशियां जिनके मात्रक और मतलब अंश और हर दोनों मात्रक कट जाए। सामान्यतः आनुपातिक राशियां मात्रकहीन राशियां होती है। आगे हम बात करेंगे मात्रकहीन राशियों की बात करेंगे। मात्रकहीन राशि वे राशियां, आनुपातिक राशियां मात्रकहीन होती है। आनुपातिक राशियां मात्रकहीन होती है। आनुपातिक राशियां सामान्यतः
मात्रकहीन मानी जाती है, जैसे सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व यह मात्रकहीन राशि है। सापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन राशि है। चलिए अब कुछ मात्रक जो बीपीएससी में पूछते हैं, बीपीएससी में कुछ मात्रक जो पूछते हैं, जैसे पूछता है, आपसे पूछेगा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? बोलिए, तरंग दैर्ध्य का मात्रक फटाफट बताइए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य के मात्रक की बात करेंगे। तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य एक छोटी राशि है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, अत्यंत छोटी राशि है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटी राशि है, एंगस्ट्रम। और एक छोटी राशि में आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर बराबर, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक और राशि होता है माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ये सब लंबाई का मात्रक है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, छोटी राशियों में आया। माइक्रोन या माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोमीटर है। अगर हम बड़ी राशियों की बात करें, अगर हम बड़ी राशियों की बात करते हैं, बड़ी राशियों की बात करते हैं, तो इन बड़ी राशियों में इसी तरह से एक और छोटा मात्रक हो, चलिए हो गया। अच्छा, अगर हम बड़ी राशियों की बात करते हैं, यानी एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम परमाणु की नाभिकीय दूरी, परमाणु स्तर की मात्रक इकाई है। एंगस्ट्रम परमाणु स्तर की मात्रक इकाई है, परमाणु स्तर की मात्रक की इकाई है, मात्रक इकाई है। यानी एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य, या कह सकते हैं कि प्रकाश के परमाणुओं के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट का समूह है। ऊर्जा पैकेट, छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट का समूह है, अर्थात इसको परमाणु मान लिया गया। तो ये एंगस्ट्रम क्या है? परमाणु स्तर का मात्रक है। और आणविक स्तर की मात्रक, आणविक और नाभिकीय दूरी का मात्रक, नाभिकीय दूरी का मात्रक, परमाणु के नाभिकीय दूरी का मात्रक, तो परमाणु के नाभिकीय दूरी का मात्रक फर्मी है। फर्मी, फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये कुछ मात्रक हैं जिनसे आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है प्रश्न। इसी तरह से अगर हम लोग लंबी दूरी की मात्रा की बात करें, लंबी दूरी की मात्रा की बात करें, तो आता है, लंबी दूरी की मात्रक में आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, जो लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁵ मीटर, 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको अगर निकाल सकते हैं तो एक वर्ष में मोटा मोटी 365 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, और एक सेकंड में प्रकाश 3 इंटू
10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। अगर इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के आसपास आएगा। इससे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। इससे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी अगर ये निकालिए तो 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक पारसेक के बराबर है। एक पारसेक के बराबर है। चलिए देख लेते हैं 326 और 946, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 3 जा 18 और 1 19, फिर हो गया 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 और 2 10, 3 4 जा 10 और 3 4 जा 12 13। चलिए 6 9 जा 54, 2 9 जा 18, 23, 27 एंड 2 29, यानी लगभग कितना आ गया, लगभग मान लीजिए 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर एक पारसेक हुआ। ये कुछ दूरी और मात्रक से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो बीपीएससी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। बीपीएससी की दृष्टिकोण से महत्व हैं। इसमें हम लोग बात किए, तरंगदैर्ध्य की बात कर लिए। अच्छा, इसी तरह से आपसे पूछ सकता है आवृत्ति का मात्रक हार्ट जो होता है, आवृत्ति का मात्रक हार्ट जो होता है, एक हार्ट बराबर होता है प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या। प्रति एक हर्ट्ज बराबर यदि कोई तरंग एक सेकंड में एक दोलन करता है तो हर्ट्ज प्रति सेकंड दोलन की संख्या को बतलाता है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या को बतलाता है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसी तरह से आगे और कुछ इकाइयों और मात्रकों की बात करेंगे तो वो जब हम आगे कुछ विशिष्ट यंत्रों की बात करेंगे तब उसके साथ चर्चा कर लेंगे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछा जाता है सदिश और अदिश राशि से संबंधित। भौतिक राशियों का विश्लेषण सदिश और अदिश राशियों से संबंधित। कह वे भौतिक राशियां जिनकी विश्लेषण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनके विश्लेषण के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती है। किंतु वे राशियां जिनके विश्लेषण के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा युक्त राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जबकि केवल परिमाण युक्त राशि जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण का मतलब क्या हो गया, मान, परिमाण युक्त राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण व दिशा युक्त राशि सदिश राशि कहलाती है, जबकि केवल परिमाण युक्त राशि अदिश राशि कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो अब इसके बाद यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि 1 किलोग्राम उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, किस दिशा में है। यहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। इसी प्रकार कहते हैं कि आज मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब जब दूरी की बात आ जाती है तो फिर पुनः हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि आपने दूरी किस दिशा में तय किया।
आपने दूरी किस दिशा में तय किया। तो दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है, किंतु इसके विपरीत अगर हम कहें कि इस वस्तु का विस्थापन 300 मीटर है, तो विस्थापन का मतलब ही हो जाता है कि किस दिशा में गया। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, पहले कहाँ है अब कहाँ है, पहले किस दिशा में कितनी दूरी पर था, अब किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश और अदिश राशि की पहचान से संबंधित अगर प्रश्न आए तो आप सीधा देखिए, क्या इस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। इसमें अभी तक बहुत कम सदिश और अदिश राशि से प्रश्न पूछते हैं, परंतु फिर भी चूंकि एक बार पूछा जा चुका है इसलिए हमने इसकी चर्चा की। आइए अब आज के महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करें, जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, और यह है मात्रक यंत्र और मापक। किस यंत्र से क्या मापा जाता है, यंत्र और माप। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मामीटर क्या मापता है, तापमान मापता है। थर्मामीटर के बारे में क्या, पारद का प्रयोग तापमापी यंत्र के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका विभिन्न तापक्रम पर इनका प्रसार समान होता है। साथ ही साथ उच्च तापमान पर भी यह तरल अवस्था में ही रहता है। इसका क्वथनांक उच्च होता है। साथ ही साथ अगर इनकी गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो गुप्त ऊष्मा भी काफी उच्च होता है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान उपयोग की गई ऊष्मा। तो थर्मामीटर में किसका से क्या मापते हैं हम लोग, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का यूज किए जाते हैं, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर जिसका सामान्यतः उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम न्यूनतम तापमापी थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम न्यूनतम तापमान मापते हैं। अगला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं बेटा, तो बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब के माप के लिए करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब के रूप में माप के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर इससे हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। आप कह सकते हैं वायुमंडलीय नमी की माप भी इसी का उपयोग के लिए करते हैं। फिर आता है हाइड्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर हो गया। दूसरा हो गया हाइड्रोमीटर। इसका उपयोग हम लोग आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग आपेक्षिक घनत्व के माप के लिए करते हैं। तो बताइए लैक्टोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं। लैक्टोमीटर
लैक्टोमीटर, इसका उपयोग दूध के अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता की माप के लिए करते हैं। दूध की शुद्धता या दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व मापन के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग वायु की गति मापने के लिए करते हैं। वायु की गति को मापने के लिए करते हैं। चलिए अच्छा, अपेक्षित आर्द्रता के साथ साथ हम लोग इसका प्रयोग हाइग्रोमीटर है ना, वायु का घनत्व मापने के लिए भी करते हैं, वायु की आर्द्रता मापने के लिए भी करते हैं। अपेक्षित आर्द्रता, वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता की माप के लिए वायु में कितनी नमी है। रेन गेज अगला उपकरण हो गया, रेन गेज। तो रेन गेज का उपयोग हम लोग वर्षा के माप के लिए करते हैं, वर्षा के माप के लिए करते हैं। फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। भूकंप की तीव्रता की माप के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग हम लोग ऊष्मा की माप के लिए करते हैं। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की माप के लिए करते हैं, ऊष्मा की माप के लिए करते हैं। स्पीडोमीटर का उपयोग हम लोग वाहन की गति की माप के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। इसी तरह से वाहनों में एक और मीटर लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर तय की गई दूरी की माप करता है। ओडोमीटर तय की गई दूरी की माप करता है। अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई की माप के लिए करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई की माप के लिए करते हैं। मैनोमीटर का उपयोग हम लोग गैस के दाब की माप के लिए करते हैं। गैस के दाब की माप के लिए करते हैं। आजकल एलपीजी सिलेंडरों में मैनोमीटर लगा रहता है। इसके साथ अभी कुछ और यंत्र हैं जैसे पोटेंशियोमीटर। इसका उपयोग हम लोग विभवांतर के माप के लिए करते हैं। आपको थोड़ा देर बतला दें यहीं पर, विभवांतर क्या है? विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत ऊर्जा को ले जाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा कुल किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसके साथ ही आता है गैल्वेनोमीटर सूक्ष्म विद्युत धारा के माप को मापता है। सूक्ष्म विद्युत धारा को मापता है गैल्वेनोमीटर। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, जबकि अमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं, विद्युत धारा के माप में करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इसकी सहायता से हम लोग आवेश की माप करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग आवेश की माप करते हैं। आगे स्फिग्मोमैनोमीटर
मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, इसका उपयोग हम लोग रक्तचाप के माप के लिए करते हैं, ब्लड प्रेशर की माप के लिए करते हैं। क्रोनोमीटर, 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 इसका उपयोग समय की शुद्धता की माप के लिए करते हैं, समय की शुद्धता की माप के लिए करते हैं। समय ये माइक्रोसेकंड तक शुद्धता की माप करता है। पायरोमीटर, अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग हम लोग उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं, उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं, रेडिएशन की माप के लिए सामान्यतः हम लोग करते हैं। पोलैरोमीटर, पोलैरोमीटर, पोलरोमीटर, इसका उपयोग विद्युत प्रकाश की ध्रुवीयता की माप के लिए करते हैं, प्रकाश ध्रुवन की माप के लिए करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इसका उपयोग स्पेक्ट्रम की माप के लिए करते हैं, स्पेक्ट्रम की माप के लिए करते हैं। फायदोमीटर, 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 इसका उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई की माप के लिए करते हैं, समुद्र की गहराई के माप के लिए करते हैं, करते हैं। इसके साथ हम लोग, और रह गया था एक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, दूरस्थ वस्तुओं के अध्ययन के लिए, दूरस्थ वस्तुओं की अध्ययन के लिए, वस्तुओं के अध्ययन के लिए। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग, एक और आ गया राडार, 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 राडार का उपयोग हम लोग वायुयान की स्थिति की पता लगाने के लिए करते हैं, वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। और एक अन्य उपकरण आज की चर्चा से समाप्त करेंगे, सोनार। सोनार यह समुद्र तल की गहराई की माप के लिए, समुद्र तल की गहराई की माप के लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। समुद्र तल यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, या रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, रेडियो तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज की फिजिक्स की क्लास में इतना ही। कल केमिस्ट्री की क्लास लेंगे और केमिस्ट्री की क्लास में कुछ और विशेष जानकारियां हम लोग हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू अगेन।